भी देख लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ये काउंटर करंट समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा के लेते हैं। जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन किडनी का फंक्शन है जिसमें किडनी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अभी हमारे बॉडी के कुछ पैरामीटर्स है, जैसे टेम्परेचर हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने की कोशिश करती है, वैसे ही ऑस्मोलैरिटी भी है, क्योंकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस प्रेफर करती है, यानी जो रेंज है उसको मेंटेन करना चाहेगी, स्टेबल स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। तो तब हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। तो ये 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर से अगर वैल्यू डिक्लाइन होती है या ज़्यादा हो जाती है तब किडनी अपना रोल प्ले करती है। किडनी क्या करेगी, अगर समझो ब्लड अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ब्लड में पानी कम हो गया है और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो चुका है, तो इस टाइम पे हमें ये कब होता है ऐसी सिचुएशन, जब डिहाइड्रेशन हो गया है, पर्सपिरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उस केस में, समर में, ओके, और डायरिया है पेशेंट को, तो ऐसी हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशंस आ जाती है जिसमें वाटर लॉस बहुत हो रहा है बॉडी से और कहीं ना कहीं से वाटर रिटेन करना पड़ेगा। तब हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट की जाती है और ब्लड में वाटर रिटेन किया जाता है। वो होता है तब कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म तब वर्क करेगा। और दूसरा एक फैक्टर है डाइल्यूशन मैकेनिज्म। डाइल्यूशन में क्या होता है कि अगर ब्लड में एक्सेस वाटर हो चुका है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है और ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम है, सॉल्ट कंटेंट कम है, तब क्या होगा, डाइल्यूशन मैकेनिज्म, यानी तब यूरिन जो है डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट की जाएगी बॉडी से, ताकि ब्लड का जो वाटर है वो यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट हो जाए, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाए। तो ये दोनों मैकेनिज्म समझने से पहले हमें कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स पता होने चाहिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है ये कॉर्टिकल रीजन में रहेंगे। किडनी के पार्ट्स हम देख चुके हैं, कॉर्टिकल रीजन एंड मेडुलरी रीजन। ये आउटर साइड में होने वाले नेफ्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स में होगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स उसका कॉर्टेक्स में ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा जो पार्ट है एंड पोर्शन, लूप ऑफ हेनले का ये एंड पोर्शन, ये थोड़ा सा मेडुला में एक्सटेंडेड है। यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, यहाँ पे लेंथ लूप ऑफ हेनले की शॉर्ट रहेगी। दूसरे जो नेफ्रॉन है वो जक्स्टामेडुलरी। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो है लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग होता है, लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज़्यादा होती है यहाँ पे इस तरीके से। ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रहेगा और मोस्ट ऑफ द पार्ट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का मेडुला के अंदर होता है। जक्स्टामेडुलरी यानी मेडुला के पास होने वाले। ये नेफ्रॉन मोस्टली मेडुला और कॉर्टेक्स, इन दोनों का जो फ्यूजन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और लूप ऑफ हेनले का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो मेडुला में एक्सटेंड होगा और लूप ऑफ हेनले की लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। उसके बाद में परसेंटेज देख लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का परसेंटेज होता है 85%, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 15%। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हमें हेल्प करते हैं डाइल्यूशन मैकेनिज्म के लिए, ये डाइल्यूशन के लिए वर्क करेंगे, डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म में हेल्पफुल होते हैं। अब इसमें और एक चीज़ आती है कि ये जो इफरेंट आर्टेरियल है, ये हमें पता है कि नेफ्रॉन को इस तरीके से सराउंड करते हुए आगे जाती है, राइट, और जो भी नेफ्रॉन के कंटेंट है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। वैसे ही नेटवर्क जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में भी प्रेजेंट रहेगा। इफरेंट आर्टेरियल यहाँ से भी जाएगी। इफरेंट आर्टेरियल का जो पार्ट लूप ऑफ हेनले के पास से जाता है, इफरेंट आर्टेरियल निकलने के बाद पेरीट्यूबुलर नेटवर्क जो है उसका जो पार्ट लूप ऑफ हेनले के पास से जाएगा उसको हम बोलते हैं वैसा रेक्टा। ये कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। पेरीट्यूबुलर नेटवर्क प्रेजेंट रहेगा सिर्फ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है इसमें पेरीट्यूबुलर नेटवर्क के साथ वैसा रेक्टा भी प्रेजेंट रहेगा। ये कुछ था दोनों नेफ्रॉन्स के बारे में। पहले डाइल्यूशन मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होगा, जैसे हमने देखा। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पहले डिक्लाइन होगी, और ऑस्मोलैरिटी डिक्लाइन होने की वजह से जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो सिग्नल कैच करके फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम करवाएंगे। एडीएच का सिक्रीशन कम होगा, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक, यानी ये किसके अगेंस्ट है, डाइल्यूट यूरिन के अगेंस्ट,
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन कम होगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से जो है परमियाबिलिटी प्रेजेंट होती है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को जो है वाटर को परमियाबिलिटी बढ़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर परमिएबल होगा तो यूरिन में वाटर नहीं जाएगा, वो वाटर रिटेन हो जाएगा बॉडी में, ब्लड में ऐड हो जाएगा। सो हमें अभी वाटर नहीं रिटेन करना है, डाइल्यूशन मैकेनिज्म में यूरिन में वाटर एक्सक्रीट होना चाहिए, बॉडी में रिटेन नहीं करना है। सो इसीलिए परमेबिलिटी वाटर को बढ़ सकती है, तो एडीएच का सिक्रेशन पहले स्टॉप होता है, यानी वाटर रिटेंशन अभी कम हो जाएगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सेकेंड एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन बढ़ेगा। सो एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट कौन करता है? सो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर इस तरीके से, सो ये एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन आता है। सो इसमें अभी एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट होगा डीसीटी पे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की कुछ पार्ट पे, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इन तीनों पे, और सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम ये रीअब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब करेगा, राइट। अभी वाटर रिटेंशन कम हो चुका है, सॉल्ट हम रीअब्जॉर्ब करें ताकि ऑस्मोलैरिटी और बढ़ सके, तो फिर ऑस्मोलैरिटी ब्लड की नॉर्मल हो जाती है और यूरिन डाइल्यूट हो जाती है। यूरिन में से हमने सॉल्ट निकाल लिए, उसमें वाटर ऐड ऑन हो रहा है, सो ऑस्मोलैरिटी 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इतनी डाइल्यूट यूरिन भी कभी कभी एक्सक्रीट हो सकती है जब वाटर में जब ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाता है, या फिर ये 70 मिली ऑस्मोल पर लीटर इतनी भी उसकी रेंज चली जाती है। नॉर्मली यूरिन जो एक्सक्रीट होती है 800 मिली ऑस्मोल, ये ऑन एन एवरेज होता है उसका रेंज 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर अभी देखते हैं हम लोग सेकेंड मैकेनिज्म, ओके, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो इसमें दो मेन फैक्टर है, एक तो हेनलेस लूप ऑफ हेनले और दूसरा है वैसा रेक्टा। तो ये दोनों लिम्स जो है लूप ऑफ हेनले के जो दोनों लिम्स है उसमें से नीचे वाटर जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब में से नीचे यूरिन जाती है और फिर से यूरिन का फ्लो ऊपर आता है। सो ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, और ये जो है ये असेंडिंग लिम्ब है, राइट। सो यहाँ से नीचे वाटर का फ्लो रहेगा और फिर से वाटर ऊपर आएगा असेंडिंग लिम्ब में से, या तो यूरिन नीचे जाएगी और फिर ऊपर उसका फ्लो होगा। सो इसीलिए इसको बोला जाता है काउंटर करंट, क्योंकि अपोजिट फ्लो चल रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसमें अभी एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। सो क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में से जैसे ही यूरिन पास ऑन होगी उसमें से वाटर निकलते रहेगा, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब की परमेबिलिटी हम देख चुके हैं, हमें पता है डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को परमेबल है, सॉल्ट को इम्परमेबल है, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर को इम्परमेबल है और सॉल्ट को परमेबल है। तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा डिसेंडिंग लिम्ब में से जैसे यूरिन पास होगी वैसे ही, और ये जो है ऑस्मोलैरिटी जो है यहाँ पे बढ़ती रहेगी, वाटर निकल रहा है, सॉल्ट रिटेन्ड है, तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, तो ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई होते रहेगी। एट द एंड टिप पे जो है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इस रेंज में वो चली जाती है। तो इसीलिए लूप ऑफ हेनले को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। और दूसरा यहाँ से जा रही है ये वैसा रेक्टा, ओके, वैसा रेक्टा ये ब्लड पेरिटिबुलर नेटवर्क का पार्ट है। ये अभी ब्लड का फ्लो इसमें कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ब्लड यहाँ से आएगा और इस तरीके से निकलते जाएगा यहाँ से और आगे पास ऑन हो जाएगा। सो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, अभी यहाँ 1200 मिली ऑस्मोल तक आई ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि वाटर निकलते रहा। अभी असेंडिंग लिम्ब में क्या है, सॉल्ट को परमेबिलिटी है, सो सॉल्ट यहाँ से बाहर निकलेगा, NaCl, ओके, सो NaCl बाहर, NaCl, राइट। फिर इसकी ऑस्मोलैरिटी घटते रहेगी, राइट। वॉल्यूम भी कम हो चुका है, अभी पहले पानी निकल गया तो यूरिन का वॉल्यूम कम हो चुका है और अभी ऑस्मोलैरिटी भी डिक्लाइन हो रही है। सो अभी सॉल्ट निकलते रहेगा और वो जो उसकी पहली ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, उस रेंज में चली जाएगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले तक। और फिर यहाँ जो सॉल्ट बाहर आया हुआ है वो सॉल्ट फिर से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रिटेन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी जो है वो 1200 to 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक होती है। ये मेडुला में चल रहा है क्योंकि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कर रहे हैं, जैसे हमने देखा हुआ था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का पोजीशन यहाँ पे आपको पता है ये, राइट। सो ये मेडुला के अंदर है और डीपर लेवल्स ऑफ मेडुला में क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। सो 1200 to 1400 यहाँ ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए ये
काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्पफुल होता है। अभी वैसा रेक्टा को हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले के जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे सिमिलर होते हैं। जैसे 300 मिली ऑस्मोल, यहाँ पे भी वही रेंज है 900 मिली ऑस्मोल, और इसी तरीके से ये ब्लड में लूप ऑफ हेनले का जो वाटर था वो डिराइव करके फिर से आगे निकल जाती है। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो वाटर बाहर निकलता है वो ब्लड में ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। सो ये वाटर यहाँ से यहाँ ब्लड में ऐड होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू यूरिन का फ्लो जो चल रहा है। सो और जो सॉल्ट है वो यहीं पे इंटरस्टिशियम में रिटेन हो जाता है। सो सॉल्ट रिटेन होने की वजह से यहाँ पे ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है। और हमें पता है असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले की वो सॉल्ट को परमिट करती है और वाटर को इम्परमिएबल है, इसीलिए यहाँ से जो है सॉल्ट बाहर निकलेगा, इंटरस्टिशियम में रहेगा, और यहाँ इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी बढ़ने की वजह से जितनी ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी उसी लेवल से फिर वाटर बाहर निकलेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। सो इसलिए ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। सो जो ऑस्मोलरिटी अभी इंटरस्टिशियम की मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ हमने देखा कि यूरिन जो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये इसका अभी कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। इसके बाद में वो इस यहाँ से डीसीटी में से पास होगी, यहाँ आगे डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल रहेगी, आपको पता है, और फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। सो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट इन दोनों पे एक्ट करने वाला हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से इन दोनों की वाटर के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो वाटर के लिए परमेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। सो डीसीटी में से भी काफ़ी ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में से भी काफ़ी ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा अंडर द एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो इसकी वजह से एक्वापोरिन्स बन जाते हैं ट्रैक में और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सो वाटर रीएब्जॉर्ब होते होते यहाँ पे फिर ऑस्मोलरिटी बढ़ते रहेगी और एट द एंड जो है 1200 to 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, कभी कभी इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी एक्सक्रीट की जाती है। मोस्टली 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये रेंज में एक्सक्रीट हो जाती है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और एंड पोर्शन जो है, राइट, एंड पोर्शन जो कलेक्टिंग डक्ट का ये, सो यहाँ कुछ परमेबिलिटी प्रेजेंट है यूरिया के लिए। सो यूरिया यहाँ से रीएब्जॉर्ब किया जाता है बहुत थोड़ी अमाउंट में। अभी यूरिया ही एक्सक्रीट कर रहे हैं हम लोग, यूरिया रीएब्जॉर्प्शन की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलरिटी की रेंज है वो मेंटेन करने के लिए ये यूरिया हेल्पफुल होता है। इसीलिए थोड़ा सा यूरिया कलेक्टिंग डक्ट की जो एंड पोर्शन है वहाँ से माइन्यूट अमाउंट उसका रीएब्जॉर्ब करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऐड ऑन किया जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ओके, सो मैकेनिज्म, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का मैकेनिज्म वर्क करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो ये लूप ऑफ हेनले एक है, उसके बाद में वैसा रेक्टा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक्शन और यूरिया, ये सब लोग एक साथ वर्क करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में। सो मोस्टली इसके कंपोनेंट जो है हेनलेस लूप और वैसा रेक्टा है। सो ये कुछ था काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड। ओके, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।